तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ एस में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ठेस, इसका नाम है ठेस, पढ़ाऊंगा। ठेस का मतलब होता है तकलीफ लगना, चोट लगना। आपको किसी की बातों से या फिर दूसरे की गतिविधि से तकलीफ हो रही है, आप उससे नाराज हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपको ठेस लग गया है। आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इसकी बातों से ठेस लग गया है, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ठेस लगा। और आप लोग गांव देहात में सुने होंगे, कोई इंसान ठोकर से टकरा जाता है, किसी पत्थर से टकरा के गिरने हो जाता है, या फिर किसी भी चीज से टकरा जाता है या फिर गिर जाता है, तो कहता है कि मुझको कहते हैं कि मुझे ठेस लगना। गांव देहात में बोलते हैं ठेस लगना। मैं वहां गया था, मुझको चोट लग गई, ठेस लग गई। मैं ठेस लग गया तो मैं गिर ही गया। वहां पे गया, पत्थर से ठेस लग गया, है ना। अपने दादी नानी को सुने होंगे, ठेस लग जाना। ठेस लगना यानी कि ठोकर लगना, टकरा जाना। लेकिन इस चैप्टर में जो बात की गई है, ठेस का मतलब होता है तकलीफ लगना, दूसरे इंसान की एक्टिविटी से ठेस लग जाना, नाराज हो जाना, आप नाराज हो गए। इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सा कहानी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी है और इसका एंड वाकई में बहुत अच्छा किया गया है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। आप लोग सुनिए और मजा आइए, मजा लीजिए। वही ठेस वाली भावना इस चैप्टर में बताया गया है। किसी इंसान को ठेस लग जाता है और वो नाराज हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस चैप्टर को समझेंगे और पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इतना मालूम रहना चाहिए कि जो ठेस नाम का जो चैप्टर है, यह कहानी है। और इस कहानी जो लेखक है फरीश्वर नाथ रेणु, इसके राइटर है फरीश्वर नाथ रेणु। थोड़ा टफ नाम है लेकिन याद हो जाएगा, फरीश्वर नाथ रेणु। और यही इस कहानी को बताया है। इनफैक्ट इस फरीश्वर नाथ रेणु भी इस कहानी में शामिल है। फरीश्वर नाथ रेणु इस कहानी को ऐसे लिखे हैं जैसे लग रहा है रियल का कहानी है, क्योंकि फरीश्वर नाथ रेणु एक कैरेक्टर के रूप में इसमें खुद शामिल है। चलिए मैं शुरू से कहानी बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर ही लो यार, है ना। घंटी वंटी दबा दो, इतना चिल्ला रहे हैं, थोड़ा सा बार बार सुनोगे तो अच्छा नंबर आएगा। तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग इस कहानी को सिर्फ 10th वालों को शेयर नहीं करना है, किसी अपने दादा नाना, है ना, बूढ़े पुरनिया को भी शेयर कीजिए। चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी के मेन किरदार, मेन कैरेक्टर, किरदार को पात्र बोला जाता है हिंदी में। इस कहानी के मेन पात्र है वो है सिरचंद। सिरचंद नाम का जो आदमी रहता है, वो गांव के जितने भी किसान हैं, वो लोग किसान में इसको गिनती ही नहीं करते थे। खेती बाड़ी में कोई मजदूरी के लिए उसको बुलाया नहीं जाता था। गांव के सारे लोग बेकार नहीं, बेगार समझते थे। सिरचंद से काम करवाना ही बेकार है, सारे गांव वाले कहते। वो अगर फ्री में भी काम करता है तो फ्री से भी काम मत करो, उसे फ्री में भी काम करवाना बेकार है। जब दूसरे किसान सिरचंद 1/3 काम कर लेता है, तब वो सिरचंद जो है खुरपी लिए दबे पांव आता दिखाई देता। तो इतना वो बेगार बना दिए थे गांव के लोग। सिरचंद का कोई भी नहीं था, वो बेचारा अकेला था। नहीं, इसकी वाइफ थी लेकिन मर गई थी, इंतकाल हो गया था। और बेटा बहू भी वो भी मर गए थे। सिर्फ सिरचंद अकेले बचे हुए थे, हिलता डुबला पतले से बचे हुए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिरचंद का एक समय था जब सारे गांव वाले उसको रेस्पेक्ट दिया करते थे। सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला सिरचंद ही था। भले ही अभी लोग सिरचंद को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार भी समझते थे, लेकिन उसका भी एक समय था, उसका भी एक अपना पास्ट था। तो उसके पीछे की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। तो कोई पिक्चर देखते हैं ना, शुरू का पहले बताया था, फिर पीछे की कहानी, है ना, फ्लैशबैक में। जैसे बाहुबली में पहले प्रेजेंट का दिखा दिए, फिर फ्लैशबैक मिलेगा पहले जमाने में क्या हुआ, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो उसी तरह इस कहानी में जो है ऐसा मतलब बता रहे हैं कि अभी जो है सिरचंद को प्रेजेंट टाइम में बेकार समझते, लेकिन पहले जमाने में उसको पूछते ही नहीं थे, खुश भी करते थे ताकि सिरचंद नाराज ना हो जाए। लोग जाते थे और कहते थे एक बार मेरे घर भी रोशन दीजिए। सिरचंद का जो मड़ई था, मड़ई मतलब घर, मड़ई में जो बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां लगा करती थी, इतना बड़ा रिस्पेक्ट पाने वाला सिरचंद था। अब यहाँ पे सिरचंद के पास टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, पीछे की कहानी बताई गई है। देखिए सिरचंद जो था ना, वो कारीगर था, जो कि कौन सा काम किया करता था, एक कारीगर था जो कि मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी भी बनाता था। पटेल की रंगीन शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई, शीतल पाटी। तो मोती घास या पटेल की जो है शीतल पाटी बनाया करता था। और बांस की तिलियों की झिलमिली चिक भी वो बनाया करता था। चिक का मतलब होता है पर्दा।
बांस की तिल्लियों की, बांस को काट काट के उसको जोड़ जाड़ कर झिलमिला हुआ पर्दा बनाया करता था। और हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, मतलब नया नया अजूबा और नमूना चीज बनाता था, जो कि उस गांव में कोई नहीं बना सकता था, सिर्फ और सिर्फ सिरचंद ही ये काम कर सकता था। ये बहुत बड़ा इसमें मास्टर था नमूना और अजूबा चीज बनाने में। पहले के जमाने में लोग ऐसी चीजें बना दिया करते थे जो कि अभी के जमाने में उसको दिखाया जाए तो अभी के जमाने में कोई बना ही नहीं सकता है, और अभी भी इतना खूबसूरत और मतलब इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। तो सिरचंद उसी तरह अजूबा और नमूना नमूना चीज बना दिया करता था। वो ऐसा चटाई बनाता, ऐसा पर्दा बनाता, देखने वाले देखते ही रह जाते। बांस को ही वो काट काट कर बनाता, उसको पेंट करके बनाता था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनाता। सिरचंद को अलग अलग जितने भी लोग थे उसके गांव के अपने घर बुलाते थे और सिरचंद से यही सब चीज बनाते, शीतल पाटी और चीक बनवाते थे। और सिरचंद जाकर उसके घर मजदूरी जा करके वो शीतल पाटी और चीक बना करके देता था। जितने भी उस गांव के दूसरे गांव के भी लोग सिरचंद को बुलाया करते थे और सिरचंद जाकर मजदूरी करके शीतल पाटी और चीक बना करके देता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिरचंद जब वहां पर जाकर मजदूरी करता, शीतल पाटी और चीक बना कर देता था, तो उसके बदले में मजदूरी नहीं लेता था, पैसे वैसे कुछ भी नहीं लेता था। बस वो कहता था कि मुझको बहुत ही अच्छा और जबरदस्त खाना चाहिए, खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, भोजन अच्छी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए खाने के लिए, बस मैं दिल लगाकर काम करूंगा। तो अगर आप लोगों को सिरचंद को अपने घर बुलाना है तो खाने की व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए, तभी सिरचंद जो है खाने को देख करके हाँ अच्छा अच्छा खाना है तो दिल लगाकर और मन लगाकर काम करता था। और खाने में भी क्या क्या देखिए, तले बघारी तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, घी की खखोरन आदि, इतनी सारी चीजें जो है सिरचंद का फेवरेट खाना था। और जितने भी अच्छे अच्छे पकवान थे, अच्छे अच्छे भोजन को तैयार करवा लीजिए, इतने सारे पकवान को बनवा लीजिए और सिरचंद को बुला लीजिए, बस वो मन और दिल लगाकर काम करता था। तो जितने भी गांव वाले लोग थे, जब उनको सिरचंद को बुलाना होता, सिरचंद से मजदूरी करवानी होती, काम लेना होता, तो बस इतने सारे पकवान बनवा लेते, जो भी सिरचंद को पसंद है वो भोजन बनवा लेते और सिरचंद को बुला देते। और सिरचंद वो खाने को देकर बहुत ही मन और दिल लगाकर काम करता और फिर लास्ट में खाना खा लेता। और उसके बदले में जो लोग हैं वो कुछ पुराने कपड़े भी दे देते थे, सिरचंद ले लेता और चला जाता। लेकिन जब सिरचंद जहां पर काम करता और वहां की खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तो लोग उसके घर वाले जो है, जो भी काम करवाने के लिए बुलाते, और जब वो अच्छा खाना नहीं खिलाते, खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, तो सिरचंद गुस्सा भी होता था बहुत ज्यादा और बेइज्जती भी करता था। देखिए बेइज्जती भी किया है सिरचंद। एक बार की बात है, जब ब्राह्मणपुरी के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के की बेइज्जती कर डाली। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के घर गया था सिरचंद काम करने के लिए, दिल और मन लगाकर काम किया था, लेकिन उसके घर वाले जो है ना, पंचानन चौधरी के घर वाले खाने की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं की, अच्छी तरह से खाना नहीं खिलाया। तो अब जो है सिरचंद भारे लोग के सामने उसके छोटे लड़के की बेइज्जती कर दी। क्या है बबुआ, तुम्हारी जो भाभी है वो नाखून से खाद कर तरकारी देती है। नाखून से खाद कर तरकारी देने का मतलब समझते हैं? ये आप लोगों के बुक में लिखा है, नाखून से खाद कर तरकारी देने का मतलब होता है दिल से ना खिलाना, तरकारी मतलब सब्जी, और नाखून से खाद कर तरकारी देने का मतलब कम सब्जी देना। जैसे नाखून में ही भर के सब्जी दे दिया, चम्मच से नहीं दिया, नाखून से दिया, तो जो भी गेस्ट आता उसको भर पेट खाना खिलाते। यहाँ पे जब सिरचंद गया था चौधरी के घर, तो उनके छोटे की लड़की भाभी जो थी वो पेट भर नहीं खिलाई, कम ही खिलाई थी। तो वही बोल रहे हैं जो तुम्हारी भाभी है वो नाखून से खाट कर तरकारी दी और वो इमली का रस डालकर उन्होंने कढ़ी बनाई थी। वो कढ़ी बनाना कहाँ से सीखे, जरा हमको भी तो बताओ। जो कढ़ी जो बनता है उसमें खटाई के लिए दही डाल दिया जाता है, लेकिन पंचानन चौधरी के छोटे लड़की की जो भाभी है वो इसमें इमली का रस डाली थी खटाई के लिए, खट्टा होने के लिए भी। तो वही बेइज्जत कर रहा है कि इमली का रस डालकर जो कढ़ी बनाना कैसे सीखे, जरा हमको भी तो बताए। तो इतना मतलब सरेआम जो है पंचानन चौधरी के छोटे लड़की की बेइज्जती कर डाली सिरचंद ने। और एक बार और बेइज्जती की, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद का बात सुनकर तिलमिला उठी थी। उससे बाती हो गया था। अब बाती बढ़ गया तो भज्जू महाजन की जो बेटी है सिरचंद से बोली, तुम इतना बड़ा बात बोल दिए, मैं अभी अपनी माँ से जाकर कहती हूँ। तो ये बात सुनकर सिरचंद बोलने लगा, बड़ी बात की बेटिया, अच्छा तुम लोग बड़े लोग हो, बड़े लोग की बड़ी बात होती है, नहीं तो दो पट्टेर की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कौन करवाता है भला। अब ये बात सुनकर जो भज्जू महाजन की बेटी उसका मुंह ही बंद हो गया। तो इस तरह का काम, मतलब इस तरह का कैरेक्टर था सिरचंद का। उसके खाने की व्यवस्था में कमी होती थी, बेइज्जती भी करते थे। एक और बात थी सिरचंद में, जब वो काम करता, जितने भी लोग काम करने जो बुलाते थे, तो उसके घर जब वो काम करने जाता था, जब काम में मग्न रहता तो उसको बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था, रुकावट। कोई भी इंसान अगर सिरचंद अपने काम में बिजी है, कोई इंसान इसको डिस्टर्ब कर दिया सिरचंद को, तो सांप की तरफ फुफकार पड़ता था। ये सिरचंद की क्वालिटी थी। और उसके अलावा दूध में मिठाई ना हो चलेगा, लेकिन बात में 1% भी झोल सिरचंद को पसंद नहीं था। एकदम सीधा और सिंपल बातें किया करता था, दिल का सच्चा था और पक्की बातें किया करता था, बातों में झोल झालिया नहीं रखता था। जो भी इसको मन करता वो बात बोल देता। कुछ लोग होते हैं घुमा फिरा कर बात करते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करता। एक बार की बात है जो कि फरीश्वर नाथ रेड्डी जो कि लेखक इस चैप्टर के,
तो लेखक की सबसे छोटी बहन जिसका नाम है मानू, उसकी विदाई थी। फरीश्वरनाथ रेणु के सबसे छोटी बहन मानू, उसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद जब ससुराल गई थी तो जब ससुराल से पहली बार अपने घर आई थी, मायके आई थी, तो मायके से अब विदाई होने वाला था। फरीश्वरनाथ रेणु की बहन मानू की विदाई होने वाली थी। तो मानू के जो ससुराल वाले थे, लड़के के जो मांग थे 3 चेवल फैशनेबल चीत और पटेल की 2 शीतल पार्टी चाहिए, नहीं तो समझ लेना पहले के जमाने में जो है लड़के वाले ससुराल वाले लड़की को धमकी भी तो देते थे कि अगर मुझे दहेज में नहीं लेकर आए तो छोड़ दूंगा। तो वही बात हुई थी। फरीश्वरनाथ रेणु की जो सबसे छोटी बहन मानू थी, उसकी विदाई होने वाली थी, वो ससुराल जाने वाली थी। पहली बार ससुराल से मायके आई थी, तो पहली बार वो फिर से विदाई होकर ससुराल जाने वाली थी। तो लड़के वाला मांग किया था कि 3 जोड़ी फैशनेबल चीज चाहिए। चीक चाहिए, चीक का मतलब जानते बताए ना, पर्दा, फैशनेबल पर्दा। और उसके बाद पटेल की 2 शीतल पार्टी यानी कि चिकनी और चमकदार चटाई चाहिए, ये मांग थी। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ शीर्षक ही बना सकता था। तो फरीश्वरनाथ रेणु जो है वो बोले अपने माँ से कि देखो माँ, खाने की व्यवस्था एकदम टाइट रखना, मजबूत रखना, तभी शीर्षक आकर दिल और मन लगाकर काम करेगा। और सबसे ज्यादा जो है फरीश्वरनाथ रेणु के घर से ही शीर्षक को रिस्पेक्ट मिलता था। तो शीर्षक को 1 हफ्ता पहले ही बुला दिया गया था और वो काम में आकर मग्न था। और जो फरीश्वरनाथ रेणु की माँ थी, वो शीर्षक को बोला करती थी, देखो बाबू अच्छा से काम करना, इस बार मैं तुम्हें मोहर छाप वाली धोती दूंगी, और ये लो तुम्हारे लिए मैं घी की खखोरन भी लाई हूं, खा लो, ठीक है, और मन लगा कर काम करो, है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करूँ, मैं काम करने के बाद मोहर छाप वाली धोती भी दूंगी। तो शीर्षक बहुत ज्यादा खुश था, उसको लग रहा था कि हाँ इस घर से रिस्पेक्ट तो मिलता ही है, हाँ दिल और मन लगाकर काम करूंगा। अब वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगा, एकदम नया डिजाइन का वो शीतल पार्टी और चिक बनाना शुरू कर दिया। अभी वो आधा शीतल पार्टी और चिक बनाया नहीं था कि सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सभी लोगों को मालूम चल गया था कि हाँ कुछ नया बन रहा है, शीर्षक जो है कुछ नया अजूबा बना रहा है। तो ये सारी चीजें जो है शीर्षक काम करने लगा। अब देखिए हुआ क्या, उस घर में जो भी भाभी और चाची थी, मानू की भाभी चाची, ये बहुत जलने लगी। देखिए ननद भौजाई जो है ना, उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। वो देखिए जिससे सबसे छोटी बेटी है मानू, उसको इतना सारा चीज दिया जा रहा है, तो उसके अंदर जलन आ गया, ईर्ष्या आ गया। तो अब देखिए मानू की जो मझली भाभी है, वो पर्दे की आड़ में आकर क्या बोलती है शीर्षक से, वो पर्दे में आकर आड़ में आकर शीर्षक से बोलती है कि मुझे क्या मालूम था कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतना अच्छा काम हो सकता है, तो मैं भी खबर भेज देती भैया के पास। अब ये बात सुनकर जो है शीर्षक के काम में ये बात पड़ जाता है, सुनाई पड़ जाता है। तो शीर्षक बोला, अरे बहुरिया, अगर कोई मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम का कुर्ता भी देता ना, तो भी ऐसी चीज नहीं बनता जैसा कि मैं बना रहा हूँ। वो तो बात ये है कि मानू दीदी जो है ना, वो काकी की सबसे छोटी बेटी है, और उनका जो हस्बैंड है वो ऑफिसर है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात सुनकर मछली भाभी के मुंह ही बंद हो गए। लेकिन मानू की चाची भी वही थी, चुप रहो, तुम किससे मुंह लग रही हो, जानती नहीं हो ये मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू जो है बेदी की विदाई में हर रोज मिलेगा, इसीलिए जो है शीर्षक दिल लगाकर काम कर रहा है मूंगिया लड्डू के लिए। लेकिन फिर भी शीर्षक जो बर्दाश्त कर लेता है चाची के बात को भी। तो किसी भी तरह वो चाहती थी चाची और भाभी की मानू को इस शीर्षक को गुस्सा आए, फिर वो बर्दाश्त करके अपने काम में मग्न हो गया। अब बात आ गई खाना खाने के, शीर्षक तो खाने का समय हो गया। तो अब मानू की जो भाभी है वो सूप में चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा पोहा और गुड़ यानी कि मिठा ले जाकर दे दी कि लीजिए खाइए। अब बताइए, शीर्षक मजदूरी के बदले कुछ नहीं लेता है, वो सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ खाना लेता है, मुझे खाना अच्छा चाहिए। अब उसकी जो मानू की भाभी सिर्फ चिवड़ा और गुड़ लेकर जाकर दी, तो शीर्षक को गुस्सा आ गया। तो सोचने लगा उस वक्त से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे चिवड़ा और गुड़ मिल रहा है। अब ये फरीश्वरनाथ रेणु यानी कि लेखक भी देख रहे थे यहाँ का नजारा, और उनको भी अजीब लगा कि वो मानू के माँ के पास गए। अब बोले कि माँ, ये शीर्षक को चिवड़ा और गुड़ किसने दिया? उस वक्त से वो काम कर रहा है शीर्षक, और उसको चिवड़ा और गुड़ दिया गया है। आप जानती हैं उसको खाने में 1% की कमी नहीं चाहिए। तो उसकी माँ बोली, मैं तो अभी रसोई में पकवान में लगी हुई थी, खाना बना रही, मैं कहाँ ध्यान दूं। एक काम करो, मानू की भाभी से माँ बोली कि शीर्षक को बूंदिया दे दो। अब ये बात सुनकर शीर्षक बोला कि माँ जी मैं बूंदिया नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो मानू की जो भाभी है वो एक मुट्ठी ले आकर बूंदिया जो है वो सूप में फेंक आई। बूंदिया देना अलग बात होता है कि लीजिए खा लीजिए, लेकिन मानू की जो भाभी है वो एक मुट्ठी उठा कर बूंदिया जो है फेंक आई, लीजिए खा लीजिए। देने का तरीका भी अलग होता है कि एक बोला लीजिए आप ग्रहण कीजिए, भोजन को ग्रहण कीजिए, खाइए। लेकिन ये जो मानू की भाभी है ये जाकर फेंक दी, ला ठूस ला। ये देखकर शीर्षक बहुत गुस्सा आ गया। अब वो पानी पिया शीर्षक, अब बोला, ओ जी बहुरिया, क्या तुम्हारे मायके से पकवान आता है, मिठाई आता है, तो तुम इसी तरह लोगों को बांटती हो क्या? ठीक है। अब ये बात सुनकर मानू की भाभी जो है वो रोने लगी। अब वहां पर सीन क्रिएट हो गया।
अब बोलने लगे कि देखो ये सिरचन जो है मतलब इसको काम पर ध्यान देना चाहिए था और ये मेरा महंगे की बात उठा दिया। अब वो खुद रोने लगी, खूब रोने लगी मानू की भाभी, एकदम नौटंकी करने लगी। अब फरीश्वरनाथ रेणु जो है अपने माँ के पास गए, बात बताए तो माँ निकल के आई। और जो सब मानू की मझली भाभी थी, मानू की माँ के बहुत ज्यादा दुलारी थी, तो वो जो मानू की माँ है वो खुद सिरचन को डांटने लगी। सिरचन तुम काम करने आए थे तो तुमको काम पर ध्यान देना चाहिए, बहू से क्या जरूरी था बातचीत करने की, देखो बात बिगड़ गया ना। तो अब सिरचन को बहुत ज्यादा दुख लगा, तो फिर सिरचन यहाँ तक बर्दाश्त किया और फिर वो काम करना शुरू कर दिया। बीच में जो है मानू और पान का बीड़ा होता है वो बांट रही थी लोगों को, तो एक पान का जो बीड़ा जो है जाके सिरचन को चुपके से दे दी। इधर देखे तो देख नहीं ना रहा है, धीरे से मानू जो है सिरचन को जाके दे दिया और बोले कि शादी का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, आप ध्यान न दीजिए उस पर, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सिरचन जो मुस्कुराया, पान मुंह में रख दिया, चबाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब देखो जब मानू की चाची देखी कि सिरचन जो पान खा रहा है तो वो देखकर गुस्सा हो गई, इसको पान किसने दे दिया। जब सिरचन पान खा रहा था और मानू की चाची देख ली पान खाते हुए, तो सिरचन चाची से बोला, अरे चाची अपने डिबिया में से जरा गम कौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गया है चला खाए हुए। अब जो है मानू की चाची पहले से सिरचन में भड़की हुई थी, पहले से उसको देखना पसंद नहीं करती थी, अब यही समय था सिरचन पर गुस्सा उतारने का। तो अब मानू की चाची जो है सिरचन से बोली, तो मस्खरी करता है तू, बड़ी जीभ में आग, तुम्हारे जीभ में आग लग जाए, आकर यहाँ पान भी खाता है, गम कौआ जर्दा भी खाता है, कभी जिंदगी में पान नहीं खाए हो चटोरे कहीं के। मानू की चाची जो है बोल दी इतना खतरनाक। अब सिरचन जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फरीश्वरनाथ रेणु को भी बहुत ज्यादा दुख आ कि इतना खतरनाक बोल दी मानू की चाची। अब जो सिरचन है तो मुंह एकदम चुप होकर काम करना भी छोड़ दिया, कुछ देर बैठे रहा, मुंह में पान घुला रहा था, बैठे रहा। अब कुछ देर बैठे बैठे वो खड़ा हुआ और अपना जो हंसुली था, जो भी सामान था, जो कि शीतल पाटी शीट बनाने के लिए लेकर आया था, मतलब झोले में बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया और रख लिया। उसके बाद से लेकर अब चल दिया, बाहर निकल गया और अपने घर चला गया। अब जो फरीश्वरनाथ रेणु जो लेखक जो है वो सिरचन के घर गए। अब बोले कि आप सिरचन क्यों चले आए, तो सिरचन बोला कि नहीं बबुआ जी, अब आप मुझको मत बोलिए, अब मैं ये काम करूंगा ही नहीं। इस गांव में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आप ही के घर से मिलता था और आज वो भी रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अब आज से मैं शीतल पाटी और चीक बनाने का काम ही छोड़ दे रहा हूँ। और वो जो सिरचन जिस चटाई पे बैठा था, वो चटाई जो है उसकी वाइफ की बुनी हुई थी, तो वो बोला कि मैं इस चटाई को छूकर कहता हूँ, मेरी वाइफ मेरी पत्नी की बिनी हुई चटाई है, मैं उसको छूकर बोलता हूँ कि आज से मैं सारा काम छोड़ रहा हूँ, आज से मैं काम करूंगा ही नहीं, कसम खा लिया अपने मरी हुई पत्नी की चटाई छूकर। अब फरीश्वरनाथ रेणु जो है लेखक वापस आ गए, वो जान रहे थे कि अब सिरचन जो है काम करेगा नहीं दोबारा। अब मानू का न चीक बना न शीतल पाटी ही बना। अब मानू जो मायूस होकर मायूस थे कि चलो शीतल पाटी और चीक नहीं बना, मुझे ससुराल में जाकर बोली सुनना पड़ेगा, सभी लोग मुझको बेइज्जत करेंगे। एक तरह से फरीश्वरनाथ रेणु को भी सिरचन पर गुस्सा आ रहा था कि चलो जो भी बगदल की बातें हुई, सिरचन को बेइज्जती किया गया, लेकिन सिरचन को मानू के लिए चीक और शीतल पाटी बना देना चाहिए। ये बात को लेकर फरीश्वरनाथ रेणु जो है उनको लेखक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। विदाई का समय हुआ, लेखक जो है फरीश्वरनाथ रेणु अपनी बहन मानू को लेकर स्टेशन पर चले गए छोड़ने के लिए। और स्टेशन पर चले गए, वहां रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी अपनी बहन मानू को भी सवार कर दिए। अभी दरवाजा बंद ही कर रहे थे, तब तक सिरचन दौड़ता और भागता हुआ एक बंडल लेकर आया और बोला कि बबुआ जी रुकिए, लेखक को यानी फरीश्वरनाथ रेणु को। फरीश्वरनाथ रेणु देखे, अरे ये तो सिरचन का आवाज है। जैसे उन्होंने दरवाजा खोलकर अपना मुंडी निकाल कर बाहर यानी सर निकाल कर बाहर निकाल के कौन है तो देखे सर सिरचन ही है। तो सिरचन लेखक से बोला फरीश्वरनाथ रेणु से, एक बार मुझे मानू दीदी को देख लेने दीजिए, उनसे बात करना है। तो लेखक जो है दरवाजा खोल दिए और सिरचन जो है मानू दीदी के पास गया और बोला देखो जैसे ही गया सिरचन मानू दीदी के पास, वो तो रेलगाड़ी में बैठी हुई थी, अब वो जाने ही वाली थी, तब तक सिरचन पहुंच गया था। और जैसे ही मानू दीदी के पास गया सिरचन, तो मानू दीदी सिरचन को देखकर बोली, सिरचन दादा आप सिरचन जो है वो अपने साथ एक बंडल लेकर आया था सिरचन, जिसमें वो बंडल जो है मानू दीदी को दिया और बोला कि लो अपने ससुराल वाला, तुम्हारे ससुराल वाले जो भी शीतल पाटी चीक की जो भी मांग किए थे वो सारा चीज इसमें बना हुआ है और खुश रहो। तो सिरचन जो भी मानू दीदी है उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि देखो इतना ज्यादा बेइज्जती मेरे घर वाले सहने के बाद भी ये मेरे को शीतल पाटी और चीक जो भी मेरे ससुराल की मांग थी वो लाकर मुझे दे रहा है। अब मानू जो है वो मुहर छाप वाली धोती का पैसा निकाल कर देने के लिए सोची कि मैं दे दूं सिरचन को, कम से कम वो खरीद लेगा। लेकिन सिरचन जो है वो हाथ जोड़ लिया और बोला नहीं मानू दीदी रहने दीजिए, और नहीं लिया पैसा। और ये सुनकर मानू के आंख में से आंसू आने लगे, वो फुट फुट कर रोने लगी मानू कि देखो इसको इतनी बेइज्जत किया गया, लेकिन फिर भी ये मेरे को लाकर जो भी ससुराल की मांग थी वो सारा सामान ला कर दिया, एक पैसा भी नहीं लिया। और सिरचन वहां से चला गया और मानू फुट फुट कर रोने लगी। जब फरीश्वरनाथ रेणु यानी कि लेखक जो है उस बंडल को खोले
तो उस बंडल में इतना खूबसूरत, इतना अजूबा, इतना नमूना शीतल पाटी और चीक इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया था कि जिंदगी में पहली बार फरीश्वरनाथ रेणु यानी कि लेखक को ऐसा शीतल पाटी और चीक देखा। वो देखकर हैरान रह गए, इतना खूबसूरत शीतल पाटी और चीक बनाया था। तो यहीं पर आपका एक कहानी जो है लास्ट में खत्म होता है। लेकिन इस चैप्टर से सीख क्या मिलती है आपको? इस चैप्टर से सीख यही मिलती है, आप लोगों के घर में जो भी गेस्ट मेहमान के तौर पे या भी कोई मजदूर काम करने वाला है, श्रम यानी कि मेहनत करने के लिए आए, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी। जितना ज्यादा हो सके उसको रेस्पेक्ट करो, ताकि उसको भी रिस्पेक्ट मिलने की वजह से उसका भी मन लगे, दिल लगे, जान लगाकर काम करे। कोई भी इंसान क्या चाहता है? उसको श्रम के प्रति सम्मान मिले, श्रम के प्रति या फिर उसको सम्मान मिले ही। तो इंसान को घर में आने वाले के लिए ही नहीं, आप अपने दोस्त यार पड़ोसी घर वाले रिश्तेदार सभी को सम्मान दिया करो, रिस्पेक्ट दिया करो। सम्मान रिस्पेक्ट अपने से छोटे को भी दिया करो। उसको अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो और प्रेरणा होता है उसके लिए और अच्छे से काम करता है। देखो बेचारा इतना अच्छा कारीगर था और वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया और उसके बाद से वो काम छोड़ दिया। तो ये एक वो भाभी और चाची की वजह से उसको जो भी है, इससे आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।